हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उसमें कौन कौन सी सर्विस है जो एग्जाम होती है। वैसे तो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए, बट कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को नोट कराना चाहूँगा स्टूडेंट्स। आप अपनी कॉपी में या आपके पास में जो नोट्स हैं उसके अंदर आप अलग से अपने पेन से लिख लीजिएगा, ताकि क्लेरिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। देखिए, मैं इसमें एक चीज बताता हूँ आपको। जब ये लॉ बनाया जा रहा था ना जीएसटी के अंदर, और लॉ में ये लिखा जा रहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, और उसके लिए वो जो भी फीस लेगा वो जीएसटी नहीं लगेगी, एग्जेम्प्ट रहेगा। जब ये लॉ बनाया जा रहा था उस वक्त तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बात करी जा रही थी। तीनों तरह के स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? पास्ट स्टूडेंट, जिसे हम एक्स स्टूडेंट बोलते हैं, इसको कौन सी सर्विस मिलती है? अब आप सोचिए कि आप जिस स्कूल में पढ़े थे, क्या आप दोबारा से इस स्कूल के अंदर गए थे अपना टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे आप? बिल्कुल गए होंगे। और उसका कुछ फीस लेते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर जब ये जीएसटी में लॉ बनाया जा रहा था उस वक्त तीनों स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जा रहा था, पास्ट को, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर स्टूडेंट को। पास्ट स्टूडेंट को क्या सर्विस दे रहे हैं? टीसी की, माइग्रेशन की सर्विस दे रहे हैं। प्रेजेंट को क्या दे रहे हैं? प्रेजेंट को देख रहे हैं कि वो जब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या उससे एंट्री फी ली जा रही है। और फ्यूचर स्टूडेंट, जो बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। तो प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन एक्चुअली में कंडक्ट हो रहा है और यहाँ पे एंट्री फीस लग रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने किसी भी स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। देखो, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। बाई चांस ये यहां पर नहीं लिखा हो, यहां पर बाई चांस नहीं लिखा हो, यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने पास्ट स्टूडेंट्स को टीसी दे रहा है, उसका पैसा ले रहा है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। या माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा जो दूसरी चीज मुझे आप लोगों को एजुकेशनल सर्विस के अंदर ही बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये आ जाती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कभी कभी ना कोई बॉडी बना देते हैं। कभी कभी कोई बॉडी बना देते हैं, किस चीज के लिए बना देते हैं? कि उनका काम होता है कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। या इसी तरह की कुछ बॉडीज बना दी जाती हैं जिनका मेनली काम होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। तो लॉ बोलता है, जीएसटी लॉ ये बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड या बॉडी सेटअप करी है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, तो उस बॉडी को, उस अथॉरिटी को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और क्योंकि उस बॉडी को, उस अथॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होगी। ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन मैंने दोबारा से बताया है यहां पर आप लोगों को। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, बट मैं स्पेसिफिकली दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूं। आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि बाई चांस इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक और पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है। ये देखें,
बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, है ना? स्कूल आपने ओपन कर लिया अपना, तो उस स्कूल को आपने देखा स्कूल्स के नाम के नीचे लिखा हुआ रहता है एफिलेटेड टू सीबीएसई, एफिलेटेड टू आरबीएसई। एफिलेटेड का मतलब होता है हमने उनसे परमिशन ली हुई है सीबीएसई से और हम लाइसेंस्ड स्कूल हैं। हम ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमारे पास में एक जमीन खाली पड़ी हुई थी और हमने अपना स्कूल खोल दिया, नहीं। हमने परमिशन लिया है गवर्नमेंट से, हमने सीबीएसई बोर्ड से परमिशन लिया है, एक्रीडेशन लिया है। उन सीबीएसई के कोर्स को ही हम अपने स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे। एफिलेटेड है हम सीबीएसई से। जब कोई स्कूल अपने नाम के नीचे ऐसा लिख देते हैं ना एफिलेटेड टू सीबीएसई, कॉन्फिडेंस आ जाता है पेरेंट्स को भी कि चलो यार ये सीबीएसई से एफिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, सीबीएसई वाला कोर्स ही पढ़ा रहा है, तो ये अच्छा स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, इसके ऊपर ट्रस्ट भरोसा किया जा सकता है और हम अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे स्कूल्स बहुत बार जब ओपन होते हैं तो वो एक्रीडेशन लेते हैं, वो एफिलिएट हो जाते हैं सीबीएसई से या फिर आरबीएसई से, आईसीएसई से, किसी से भी एफिलिएट हो जाते हैं। जब भी कोई स्कूल गवर्नमेंट के पास में जाता है कि मुझे एक्रीडेशन दे दो, मुझे एफिलिएशन दे दो, मुझे अपने साथ में जोड़ लो, मैं आपका कोर्स पढ़ा सकूं अपने स्कूल में, एक उसका फीस देना पड़ता है। अब सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने एक एबीसी नाम का स्कूल ओपन किया। सपोज कीजिए आपने एक एबीसी नाम का स्कूल ओपन किया और आपको लगा यार मुझे अपना स्कूल जो है वो सीबीएसई से एफिलिएट करा लेना चाहिए ताकि मैं अपने स्कूल के अंदर सीबीएसई का कोर्स पढ़ा सकूं और यहाँ पर मैं ऐसे नाम के आगे ब्रैकेट में लिख भी सकूं एफिलिएटेड टू सीबीएसई, और लोगों को ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा और वो अपने बच्चों को बेझिझक पढ़ने भेज देंगे। ये होता है। इवन मैं जब मेरे घर में मेरे भैया की बच्ची, बेटी, बेटा, इनको जब मैं कहीं एडमिशन करा रहा था स्कूल में, तो मेरा पहला प्रायोरिटी यही थी कि भाई देख लो ये कौन सा कोर्स से एफिलिएटेड है और किस तरह का कोर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्यूचर उनका अच्छा हो जाए इसके लिए। क्लियर है ये चीज यहाँ पे? तो अब स्कूल आपने ओपन किया एबीसी नाम का और आप चले गए गवर्नमेंट के पास में और गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हमें एफिलिएशन दे दो, और गवर्नमेंट आपको एफिलिएशन दे रही है। क्या हो रहा है इसका मतलब? इसका मतलब गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है। क्या दे रही है? गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है। आप जब गवर्नमेंट से एफिलिएशन लेंगे तो उस बात का आपको कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफिलिएशन के लिए, एक्रीडेशन के लिए स्कूल जो पैसा जमा करा रहा है गवर्नमेंट के पास में, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल हैं तो भैया आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, आप टैक्सेबल हैं। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल हैं तो आप एग्जेम्प्ट हैं। क्लियर है ये चीज? इसीलिए देखो मैंने ना इसको यहां पर, वैसे तो यहां पर आप देखोगे तो सामने लिखा हुआ है कि स्कूल्स सीबीएसई को एफिलिएशन की, एक्रीडेशन की सर्विस ले रही हैं और उस बात का पैसा दे रहे हैं, तो वो टैक्सेबल है। बट इसको फिर मैंने बाइफरकेट कर दिया है। तो आप लोग अपनी कॉपी में चाहो तो इसको दोबारा से लिख लो, आपके पास में जो नोट्स हैं उसके अंदर चेक कर लो, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज लिख लीजिए इस चीज को। प्राइवेट स्कूल टैक्सेबल होता है और गवर्नमेंट स्कूल एग्जाम होता है। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? तो यहाँ पर ये कुछ मेरे को दो तीन बातें थी जो मुझे एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करानी थी, वो मैंने करा दी। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस के ऊपर एग्जाम्शन में। चलिए, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस जो कि है हेल्थ केयर सर्विस। अब जब भी मैं हेल्थ केयर सर्विस पढ़ाना शुरू करता हूं बच्चों को, जब भी मैं बच्चे से ये बोलता हूं कि यार दोस्त, ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, जब भी मैं बच्चे से ये बोलता हूं कि सुन यार दोस्त, ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, अगर ये प्रोवाइड की जा रही हैं तो इनमें एग्जम्पशन मिल जाती है, जीएसटी इनके ऊपर नहीं लगता। जैसे ही मैं ये बात बच्चे से बोलता हूं, बच्चा बोलता है सर दो क्वेश्चन मेरे। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि हेल्थ केयर सर्विस दे कौन रहा है, एंड दूसरा क्वेश्चन मेरे से, कौन कौन सी सर्विसेज को, कौन कौन सी सर्विसेज को
हेल्थ केयर सर्विस में काउंट किया जाता है। जब भी मैंने स्टूडेंट से ये बोला कि सुनो यार, अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, आपकी हेल्थ की केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उस बात का पैसा ले रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। बच्चा बोलता है कौन कर रहा है सर? क्या पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बाबा कर रहा है वो? आप वहां चले जाओ और वो बोलता है मैं 2 मंत्र फूक के मारूंगा और देख बेटा तेरा ये सही, क्या वो? अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो हमसे पैसा ले रहा है, वो जीएसटी एग्जेम्प्ट कौन कर रहा है सर्विस प्रोवाइड? एंड कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है और उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है? यही पढ़ना है हमें इसके अंदर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हेल्थ केयर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। कौन कर रहा है? पहला पॉइंट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। सर ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? अरे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल। मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्डिंग है कोई, और उसके अंदर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे नर्सिंग होम हो गया, बहुत सारे लोग अपना पर्सनल भी तो क्लिनिक नर्सिंग होम खोल लेते हैं। सेनेटोरियम हो गया, ये भी एक टाइप का हॉस्पिटल होता है। तो कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो कि हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक हो गया, सेनेटोरियम हो गया, ये अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट मानी जाएगी। तो पहला हो गया क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। सर उनके अलावा और कौन कर रहा है? उनके अलावा ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि ऑथोराइज्ड होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? डॉक्टर, ये लोग हो गए। या पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स कौन होते हैं? जो डॉक्टर के साथ वाले लोग होते हैं ना, जो डॉक्टर को कामों में सपोर्ट करते हैं। जैसे नर्सिंग वाला स्टाफ हो जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते हैं, टेक्नीशियंस भी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आज से ना कुछ साल पहले मेरे कान का ऑपरेशन हुआ। हम घूमने गए थे, मैं मेरा 2 फ्रेंड, हम लोग ऋषिकेश घूमने चले गए। तो ऋषिकेश से आते हुए एक कोई जगह पड़ती है, वहां पर कोई वाटरफॉल है। तो मेरा दोस्त वहां पर ले गया वाटरफॉल में, बहुत पहाड़ से ऊपर से पानी आ रहा था। और उस वक्त जोश आ गया, दोस्तों के संग जोश आ जाता है ना। तो एकदम जहां से पानी आ रहा था ना, उसके एकदम नीचे ही चले गए। तो वो पानी इतनी जोर से आया ना कि मेरे कान का जो पर्दा होता है वो फट गया। पता नहीं चला, दर्द होना स्टार्ट हो गया। हम जब तक आते रहे दिल्ली जयपुर, वहां से आते रहे गाड़ी से, दर्द हो रहा है। मैं उससे बोल रहा हूँ कि यार विनय मेरे ना यार तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है। फिर 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए, पर दर्द होने बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया, सुनाई नहीं देने लगा। ऐसा लगा इसमें ब्लॉकेज आ गया है, और बड़ा ऐसा दिक्कतें हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला पर्दा फट गया है और तुम्हारा ऑपरेशन होगा। यहाँ से कान कटेगा, इधर से ब्ला ब्ला करके ऑपरेशन होगा, वो सही हो जाएगा। बोला नॉर्मल ऑपरेशन होता है, 2 घंटे बाद तुम खुद ही चले जाना गाड़ी चला के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। अब वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अब जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए ना, तो वो आपको इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि वो दर्द नहीं होता है, आप लोगों को सुन्न पड़ जाता है वो बेसिकली। होश रहता है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा होश रहता है। अब जब मेरे को वहां पे लिटा दिया और मेरे को वो इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद मेरे को ऐसे लगा अरे लिफ्ट चल रही है क्या? अजीब अजीब से कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगता है, मेरे को ऐसे लगा कि यार लिफ्ट चल रही है क्या। लेकिन मैं डॉक्टर लोगों की बातें सुन सकता हूँ। अब जो मेन डॉक्टर था ना, वो आया ऑपरेशन करने के लिए। जो मेन डॉक्टर था जो मेन डॉक्टर था वो ऑपरेशन करने के लिए आया। लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम थे। उससे पहले क्या काम थे? जैसे मेरे को इंजेक्शन देने का काम था, मेरे चेक करना था कि ये कान सुन्न हुआ कि नहीं हुआ, कहीं इसको दर्द तो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें तैयार करनी थी। कान को काटने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए थे, उनको अरेंज करके रखना था। और डॉक्टर का काम सिर्फ इतना था कि वो आएगा, यहाँ से अंदर वो टाँका वाँका लगाएगा, कुछ स्टिचेस लगाएगा और उसके बाद चला जाएगा। बाकी पूरा काम जो है उसके जो भी जूनियर लोग हैं, असिस्टेंट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो करेगा। वो लोग भी तो क्या कर रहे हैं? वो लोग भी तो क्या कर रहे हैं? वो भी तो हेल्थ केयर सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको। माना मेन ऑपरेशन डॉक्टर ने किया, लेकिन उसके पास में इतने सारे असिस्टेंट्स खड़े थे, जो उसको जो जो चीजें दे रहे थे, इतने सारे टेक्नीशियंस थे, बहुत सारी मशीनें थी। एक बार तो बीच में कोई बोला सर इसमें तो वो गैस ही खत्म हो गई। वो कुछ कर रहे थे, होता होगा कुछ, इतना मेरे को मालूम नहीं, गैस खत्म हो गई। वो मैंने सुन लिया।
हालांकि मैं उस हालत में नहीं था बोल सकूं, बट मैं माइंड में बोल रहा था भाई क्या बोल रहा है, कान खुला पड़ा है यार मेरा। इसको स्टिचेस तो लगवाने दे, कौन सी गैस खत्म होगी भाई, इसको सही तो कर। तो बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें बोला जाता है पैरामेडिक्स। तो अगर वो भी हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, उसके ऊपर पैसा ले रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर कौन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसको हम जीएसटी के एग्जाम्पशन में काउंट करेंगे? तो एक तो मैंने बोला क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? जो एस्टेब्लिश्ड है जो, है ना, इनकॉर्पोरेटेड है, बॉडी है, वो बिल्डिंग है बेसिकली। हॉस्पिटल हो गया, सैनिटोरियम हो गया, नर्सिंग होम हो गया, बहुत सारे लोग अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोलकर, आप देखो अपनी कॉलोनी में देखोगे तो अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो मम्मी पापा भैया बोलते हैं ना, अरे जा उनके चले जा, फलाने के क्लिनिक में चला जा, ऐसा। या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, जो डॉक्टर्स लोग उसने जो प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। या पैरामेडिक्स हो गया, उनका नर्सिंग स्टाफ। स्टूडेंट बोलता है सर पहला क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया कि हेल्थ केयर सर्विस आखिर प्रोवाइड कर कौन रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको जीएसटी के एग्जम्पशन के हिसाब से हम हेल्थ केयर सर्विस में काउंट करेंगे, और वो कौन सी सर्विस है जिनको हम एग्जम्पशन के लिए काउंट नहीं करेंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगी। ये अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एट पेशेंट्स होम। पूरा पढ़ लीजिएगा कि आपने देखा है कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, आप कभी बॉलीवुड मूवीज देखें, आप बॉलीवुड मूवीज देखे होंगी, तो बहुत बार डॉक्टर बुलाता है फोन करके बंदे को और बोलता है कि आपका जो पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, आप उनको ले जाएं, अपने घर पे ले जाएं और इनकी देखभाल करें, अच्छे से खुश रखें इनको। क्यों बोलता है ऐसा डॉक्टर? क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि ये टर्मिनली इल हैं, मतलब इनके ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये मर जाएंगे, इनकी कोई क्योर नहीं किया जा सकता इनकी बीमारी को, टर्मिनली इल है, मरने वाले हैं ये, आप ले जाइए और इनका क्या कीजिए, इनकी पैलिएटिव केयर कीजिए। मतलब इनकी जिंदगी को, अब इनके पास चंद दिन बचे हुए हैं, आप इनकी जिंदगी को जितना आसान, खुशनुमा और जो आप करना चाहते हैं वो करें, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए ये। तो ऐसी कोई सर्विस दी जा रही है किस पर्सन को? टर्मिनली इल पेशेंट को, उसके घर पे सर्विस, ताकि उसकी जो बची हुई जिंदगी है, जितना भी टाइम उसके पास बचा हुआ है, वो थोड़ा आराम से, इजली, प्रॉपर केयर के साथ में बिता सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो नर्सेज को हायर कर लेते हैं, आपने देखा होगा ना, कि हॉस्पिटल से बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, परमानेंट 2 नर्स हमारे पास में दे दीजिए, ताकि हमारे फैमिली मेंबर के साथ में रहेंगी और उनकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो पूरी करती रहेंगी। पैलिएटिव केयर कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इनको हम ऐसी दवाई दे देंगे, ये दे देंगे, उससे ये एकदम सही हो जाएंगे, नहीं। हमें पता है टर्मिनली इल है, मर जाएगा बंदा एक दिन, मरेगा, गारंटी है, क्योंकि इसका कोई है नहीं, क्योर ही नहीं है इस बीमारी का, इसको बचाया रोका ही नहीं जा सकता, मरेगा ये बंदा। हाँ, लेकिन इसकी जो जिंदगी बची हुई है उसके लिए हम पैलिएटिव केयर कर देते हैं, इसके घर पे ही कर देंगे, हम नर्स वर्स बुला लेते हैं, हम कोई कंपाउंडर बुला लेते हैं और वो इसकी प्रॉपर केयर करेगा, ताकि जो इसकी जिंदगी थोड़ी बहुत बची हुई है वो आराम से गुजर जाए, आसानी से निकल जाए। और उस बात के लिए सामने वाला बंदा पैसा लेगा। भाई आज सपोज कीजिए ना, आज अगर हम किसी, भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, बट मान लीजिए ऐसा कोई है और हम किसी नर्स को या किसी को बुला रहे हैं, तो वो पैसा लेगा, ये तो उसका काम है, उसी से उसके घर में ब्रेड बटर आता है, तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, मैं और बता देता हूँ। पैलेटिव केयर का मतलब होता है कि किसी ऐसे बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना जिसके पास में सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। मतलब उसकी जो डिजीज है वो बहुत सीरियस डिजीज है, उसकी जो डिजीज है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, वो जानलेवा बीमारी है और उसकी जान नहीं बच सकती है। और इसका जो गोल है, पैलिएटिव केयर देने का जो गोल होता है, जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, वो ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम इसको ठीक कर देंगे, ना जी ना। यही होता है कि जो बच्ची कुची जिंदगी है वो आराम से निकल जाए बेचारी। स्टूडेंट बोलता है सर ये समझ में आ गया, आगे चलो।
आगे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में एक बार चेक कर लीजिए। ये जो अब मैं आपको सर्विस बताने वाला हूं, हो सकता है कि आपके नोट्स में ये एग्जेम्प्ट लिखी हुई हो। अगर एग्जेम्प्ट लिखी हुई है, काट दीजिएगा उसको और टैक्सेबल कर लीजिएगा। टैक्सेबल कर लीजिएगा। क्लियर ये चीज यहां तक? क्या है ये सर्विस? देखिए, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कोई हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है, जनरली बच्चों के साथ में बात कर रहा हूं मैं, और उसको खून की कोई कमी हो गई है और उसके कोई पर्टिकुलर खून चढ़ता है, ए प्लस हो गया है ना। तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वाला ये बोलता है कि आप इस ब्लड ग्रुप के तैयारी, मतलब इसे अरेंज करो कहीं से भी, इस ग्रुप का ब्लड अरेंज कर दो। तो हम बोलते हैं साहब हम कहाँ से अरेंज कर दें, आप ही बताओ ना। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके वहां पर देखो ब्लड बैंक होता है, वो ब्लड जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और वो आपको दे देते हैं, उसके बदले में वो आपका खून लेते हैं। ये होता है नॉर्मली। आप सपोज करो कोई बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, आप वहां पर चले जाओ, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे आपका खून ले लेंगे और आपके जिस भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, उसको जिस ब्लड ग्रुप का चाहिए उस ग्रुप का ब्लड आपको दे देंगे। लेकिन यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉल्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा जब कोई थ्री इडियट्स मूवी अगर आपने देखी हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो जब कोई बच्चा पैदा ही होता है, इस दुनिया में आता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो नाभि होती है, तो वो उसके थ्रू एक कनेक्शन होता है माँ के पास, है ना। तभी तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ खाना खाती है, दूध पीती है, जो भी होता है, तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि आप देखो ये एक कॉर्ड होती है, ये शरीर का हिस्सा ही होता है, बच्चे की नाभि और माँ के पास में वो कनेक्ट होता है, माँ के शरीर से बच्चे का कनेक्शन होता है, और माँ जो भी खाती है वो उसके थ्रू बच्चे तक आता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसको काट दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? बेसिकली काट दिया जाता है। इसमें से कुछ स्टेम सेल्स भी निकलते हैं जिनको प्रिजर्व करके रखती है हॉस्पिटल। अगर किसी दूसरे बंदे को जरूरत होती है बच्चे को, तो उसको प्रोवाइड कर देती है और उस बात का पैसा लेती है। एग्जाम में ये वाली जो सर्विस थी ना पहले, कि अगर कोई हॉस्पिटल ब्लड कॉल्ड ब्लड बैंक जो है उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और आपके बच्चे को स्टेम सेल्स की जरूरत है, तो दूसरे वाले बच्चे के जो प्रिजर्व थे वो आपके वाले बच्चे को दे दिए गए, इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब एग्जेम्प्ट नहीं है, अब ये टैक्सेबल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स के अंदर प्लीज चेक कर लीजिए, अगर ये एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है तो काट दें और इसको टैक्सेबल कर लें। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को आपकी समझ में आ गई। अभी तक आपने मेरे को बोला अभी तक आपने मेरे को बोला कि कौन कौन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वो मेरे को समझ में आ गया। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, जो टैक्सेबल हैं? एक आपने बताया, अगर ऐसे किसी टर्मिनली इल पेशेंट को पैलिएटिव केयर दी जा रही है, सिर्फ उसकी लाइफ को इम्प्रूव, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने के लिए बच्ची कुची लाइफ को, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन फिर सर आपने बोला कि अगर कॉर्ड ब्लड बैंक या स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने की सर्विस दी जा रही है, तो वो अब टैक्सेबल हो गई है, पहले वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। इसके ऊपर अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे प्रॉपर। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा, उसके अलावा अगर एम्बुलेंस की सर्विस दी जा रही है, अब आप बोलोगे सर अब क्या कॉमन सेंस की बात पर आ गए क्या सर, ये तो हमें पता ही है सर। सर एम्बुलेंस तब बुलाई जाती है जब कोई सीरियस मैटर होता है। आज मान के चलो कि कोई बंदा है और बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, या एक्सीडेंट हो गया, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, तब जाकर सर हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो बहुत सीरियस नेचर का होता है ना, तब हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस वाले आते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसको छोड़ते भी हैं। तो ये एम्बुलेंस के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है, बिकॉज ऑफ हेल्थ की वजह से, हेल्थ केयर की वजह से, वो एग्जेम्प्ट होती है।
ये तो हमें पता है सर, ऑब्वियस बात है, इस पर थोड़ी ना गवर्नमेंट कोई जीएसटी लगाएगी। लेकिन एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, लेकिन एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि सपोज कीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको एम्बुलेंस लेकर जा रही है, बाय रोड लेकर जा रही है। देखा होगा ना आपने एम्बुलेंस कितनी तेज और इवन एम्बुलेंस हॉर्न दे देती है तो समझदार व्यक्ति अपना जगह भी छोड़ देता है, भले वो गाड़ी बगल में लगा लेता है कि भाई एम्बुलेंस पहले निकल जाए, किसी की जिंदगी का सवाल है, हम तो आराम से पहुंच ही जाएंगे अपने जो डेस्टिनेशन है। होता है ना ऐसा। तो एम्बुलेंस जो आपको सर्विस दे रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस है। एयर एम्बुलेंस का मतलब ये तो हो गया बाई रोड से एम्बुलेंस लेकर जा रही है, जो छोटा मिनी ट्रक टाइप सा होता है। लेकिन एयर एम्बुलेंस का मतलब है किसी की बहुत ही हालत खराब है भाई, और उसको मान लो कि जाना पड़ेगा, किसी दूसरी सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो एयर एम्बुलेंस एरोप्लेन का या प्राइवेट जेट का उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उस पे जो अमाउंट लिया जा रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। स्टूडेंट बोला एक बार क्यों सर, एयर एम्बुलेंस तो बहुत ज्यादा महंगा खर्चा है, ये तो सर लग्जरी में आ गया। अबे लग्जरी नहीं है दोस्त, तबीयत खराब है यार, कोई मर मरा जाएगा भाई, तेरे को लग्जरी नजर आ रही है ये? तो एम्बुलेंस चाहे बाय रोड लेकर जा रही है और चाहे एयर एम्बुलेंस है, भैया उसके ऊपर जो अमाउंट लिया जा रहा है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है। जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है। आप मूवी देखिएगा, मैं बताऊं आपको, आप बोलोगे सर पढ़ाते पढ़ाते आप बोलते हो कि मूवी देखिएगा, हम पढ़ें कि मूवी देखें? मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बात कर रहा हूँ। एक मूवी है, ट्रैफिक करके नाम है उसका, और भी कुछ होगा तो मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं है, ट्रैफिक करके उसका नाम है। उसमें जिमी शेरगिल है, उसमें मनोज वाजपेयी हैं, और एक कोई बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है वो दूसरी सिटी के अंदर है, और एक दूसरा पर्सन है उसका भी एक्सीडेंट या कुछ हो गया है, वो दूसरी सिटी के अंदर है, और इसको हार्ट की ज़रूरत है, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और पता लगता है कि ये दूसरी सिटी में जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके कुछ चांसेस नहीं है, वो मरेगा ही मरेगा, गारंटीड है वो मरेगा, बस उसकी जो सांसें चल रही हैं लास्ट में वो चल रही हैं। ये बात इनको पता लगती है तो ये उसकी माँ से बोलती है कि मुझे पता है इस टाइम पे मैं जो बोलने वाली हूँ आपको धक्का लगेगा, लेकिन आपका बच्चा मरने वाला है ये आप भी जानते हो, लेकिन अगर आप चाहो और अपने बच्चे का हार्ट अगर मुझे मेरे बच्चे को दे दो तो मेरा बच्चा एटलीस्ट जिंदा हो जाएगा। और फिर वो हाँ कर देती है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि मुंबई से फलानी जगह जाना है और लेकर आना है, और टाइम बहुत ज्यादा कम है, जो वैसे सीरियस नेचर का। मूवी में तो चलो दिखाया है कि वो बाई रोड जाता है मनोज वाजपेयी और चला के लाता है, बट ऐसी सिचुएशन में एयर एम्बुलेंस यूज कर ली जाती है कि ठीक है हम बाय प्लेन आ रहे हैं यहाँ पे उतरेंगे, या बाय प्राइवेट जेट आ रहे हैं, अगर एयर एम्बुलेंस दी जा रही है उसका पैसा लिया जा रहा है, वो भी एग्जाम। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आ गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, और कौन सी सर्विस होती है? नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी हमें बीमारी हो जाती है ना, कोई डिजीज हो जाती है, एक तो हम चले जाते हैं हॉस्पिटल और वहां पर हमको दवाइयां दी जाती हैं, बेसिकली ड्रग्स बोलते हैं हम उनको, पॉजिटिव सेंस में ड्रग्स बोलते हैं। इसलिए आप कभी देखिएगा कोई नहीं, आपको पता है ना दवाइयों के अंदर थोड़ा बहुत एल्कोहल आता है। आप कभी देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग जो एल्कोहल के होते हैं, मतलब शराबी टाइप होते हैं, रह नहीं सकते, और अगर उन्हें शराब नहीं मिल रही है तो वो ऐसी लिक्विड वाली जो दवाइयां आती हैं उनको पी जाते हैं 4-5 बोतलों को, ताकि उनको नशा बन जाए, नींद आ जाए उनको। पता है ना, ब्राइटनर सूंघ लेते हैं, विक्स विक्स सूंघ लेते हैं बहुत सारे लोग। एक ट्रीटमेंट ये होता है कि हम हॉस्पिटल चले गए, हमें दवाइयां मिल गई, एक ट्रीटमेंट और होता है, वो ट्रीटमेंट होता है नेचर में। नेचर में काफी सारी चीजें हमारे पास में ऐसी हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं। जैसे आप देखिए, ये एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखो पेड़ है, आपको पता होगा बहुत सारे पेड़ जो होते हैं, अलग अलग पेड़ से अलग अलग तरह की दवाइयां बनती हैं, और फिर वो दवाइयां बनाकर पेशेंट को दी जाती हैं, और उससे वो सही हो जाता है। इसे बोला जाता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, नेचर से निकला हुआ ट्रीटमेंट। ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है।
इसलिए अगर कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट दे रहा है और उस बात का पैसा ले रहा है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। मैं दोबारा बोलता हूं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। पता है आपको एक और तरीके का पता है आपको एक और तरीके का ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट। प्राणिक प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट, जैसे हम रीकी भी बोलते हैं, REIKI। इसका मतलब क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट देते हैं कि आप अपने मन में जाइए, अंदर चले जाइए, घुस गए अंदर मन में। अब आप देखिए, अब आप फील कीजिए, आपकी जो चोट है या आपके जो भी डिजीज है वो देखिए अपने आप ही हील हो रही है। गवर्नमेंट बोलती है हमें से भैया रिकॉग्नाइज्ड नहीं मानते हैं कि अपने आप से बॉडी जो है वो हील कर लेगी। भाई दर्द के मारे मर जाएगा आदमी जब तक वो हील कर पाएगी। 10 दिन लग जाएंगे उसको। एक्सीडेंट हो गया किसी का, हड्डी अपने आप जुड़ने में तो 10 दिन लग जाते हैं उसके। तो अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिस जो प्राणिक हेल्थ ट्रीटमेंट है ना, रीकी सिस्टम इसे बोला जाता है, जिसमें बोला जाता है कि बॉडी आपकी खुद हील करेगी और आप फील करो और फलाना करो ढीकना करो। इस तरह की अगर कोई आपको ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है और उसका पैसा ले रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो टैक्सेबल होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या निकल के आया? तो बेसिकली इसका मतलब ये निकल के आया बेसिकली इसका मतलब ये निकल के आया कि ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं, अगर वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो एग्जेम्प्ट है, तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो अगर हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है, भैया टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। अब जैसे कौन कौन सी है सर जो रिकॉग्नाइज्ड है? एलोपैथी सर ये तो हमें पता है, योगा ये भी पता है, नेचुरोपैथी ये आपने भी बताया, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, ये सब रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। और अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करी गई है, तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैंने आपको बोला रेकी मतलब प्राणिक हेल्थ सिस्टम, मतलब प्राणिक हेल्थ सिस्टम, प्राणिक हेल्थ सिस्टम ट्रीटमेंट, ये टैक्सेबल होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गई यहां तक की कहानी। तो ये नेचुरोपैथी वाला समझ में आ गया। अब इसके बाद में बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है, हम भी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर ये चीज? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी पर्सन ने प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस ली, किसी पर्सन ने प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस ली। आप देखते हो ना, बड़े बड़े हीरो हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं यंग दिखने के लिए, या नाक वाक टेढ़ी है तो वो होठ वोट टेढ़े हैं तो वो सब करा लेते हैं। वो सब वो लग्जरी है बापू। क्या उससे आपका लाइफ नहीं चल रही थी? सब चल रही थी उससे तो हमारी लाइफ। उसके बिना मतलब अब नहीं कराते तो भी लाइफ चल ही रही थी ना यार। ये तो आपने कराया कि आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हो, उसके लिए आपने प्लास्टिक सर्जरी कराई, वो टैक्सेबल है जी। वो टैक्सेबल है ना। सपोज करो कि कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ चली गई किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में और उससे बोली कि मेरे ये प्लास्टिक सर्जरी कर दो, मेरा गाल ये कर दो, मैं यंग दिखूं, नाक कर दो, XYZ कुछ भी। और उसने बोला ठीक है जी आपके 10 लाख रुपए लगेंगे, हाँ, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक सर्जरी आप करा रहे हो वो आप जबरदस्ती में करा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जैसा भगवान ने आपको बनाया आप उस चीज को चेंज कर रहे हो। अब आप इसको लाइट वे में मत लीजिएगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि यही एक्चुअल में मेन कंटेंट है। यही चीज आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है कि भगवान ने जिस तरीके से हमको बनाया, अगर हम जानबूझ के उसी को चेंज कर रहे हैं, है ना, और लग्जरी के लिए चेंज कर रहे हैं जिसके बिना हमारी जिंदगी आराम से चल रही थी, वो प्लास्टिक सर्जरी आप करा रहे हो, वो टैक्सेबल होती है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कोई बच्चा मान लो पैदा हुआ, पर आपने देखा होगा ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका होठ कटा हुआ है, होठ कटा हुआ है,
ऐसा लगता है कि यार इसका ऐसे होठ है या कटा हुआ है। मैंने मेरी रियल लाइफ में देखा है, मेरे एक जानकार का बच्चा हुआ और उसका ऐसा लगता था कि नाक थोड़ी सी टेढ़ी थी और होठ कटा हुआ सा लगता था बच्चे का। तो वो बोलता था क्या करूं? मैंने कहा यार ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी करा लो। तो देखो ये बच्चे जो पहले ऐसा है अब ये ऐसा हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, सेम बच्चा है। ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, ये एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को सेम वैसा, इसकी लाइन पढ़िए आप, प्लास्टिक सर्जरी टू रीस्टोर एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड जिसको जिसकी एनाटॉमी को रिस्टोर किया जा रहा है, मतलब जैसा वो होना चाहिए, जैसा कुदरती वो होना चाहिए उस तरीके से। मान लो किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से नाक वाक फटफट आ गई उसकी, फिर प्लास्टिक सर्जरी करके उसको वैसा ही बनाया जा रहा है जैसा भगवान ने उसको पैदा किया था। वो प्लास्टिक सर्जरी एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप लग्जरी के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो भैया, तो वो टैक्सेबल है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आता है। मॉर्चरी सर्विसेज, जहां पर लोगों की डेड बॉडीज रखी जाती हैं, वो जीएसटी एग्जाम होता है। नेक्स्ट आ जाता है फूड। फूड से रिलेटेड आपको बड़ा ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको लिख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं फूड से रिलेटेड। आप चाहो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी में। एक तो यह है कि फूड हॉस्पिटल खुद दे रहा है। एक तो यह है कि फूड फूड हॉस्पिटल ही खुद दे रहा है। तो अगर हॉस्पिटल खुद खाना दे रहा है किसको? इन पेशेंट, मतलब पेशेंट जो एडमिटेड है, वो पेशेंट जो कि एडमिट है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने उसको बोला गया है तुम यही खाओगे, तुम वही खाओगे, और तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना आ जाएगा खुद हॉस्पिटल की कैंटीन से, खुद हॉस्पिटल की कैंटीन से खाना आ जाएगा तुम्हारे लिए। तो हॉस्पिटल अगर फूड दे रहा है एडमिटेड पेशेंट को, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर हॉस्पिटल फूड दे रहा है उस पेशेंट को जो कि एडमिट नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा पेशेंट है जो एडमिट नहीं है? अरे भाई, कोई आया हॉस्पिटल में, उसको थोड़ी बहुत जुकाम थी, थोड़ा बहुत बुखार था, डॉक्टर ने गोली दी, बोला जा मजे कर। अब वो बोला ठीक है यार जाऊंगा, अला यार कुछ खा ही लेता हूँ यहाँ पे बैठ के मैं। वो थोड़ी ना कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो तो बोल रहे ठीक है जाऊंगा, अब बाहर कहीं पर खाऊंगा मैं, यहीं इससे बढ़िया यहाँ कुछ खा पी के फिर चलते हैं अपने घर पे। तो वो भैया एग्जाम्प्ट है। या फिर जो वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। क्लियर हो गए? या फिर जो अटेंडेंट्स आते हैं ना, आपने देखा होगा कि कोई बंदा जो बीमार है उसके साथ में अटेंडेंट आता है। अब मान के चलो कि एक बंदा बीमार हो गया, वो बैठा हुआ, वो एडमिटेड है, तो खाना जब उसके पास में आएगा वो तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसी के कमरे में उसके तीन चार दोस्त और बैठे हुए हैं जो सिर्फ अटेंडेंट हैं, बस ऐसे बैठे हुए हैं आके, उनको अगर खाना मिल रहा है हॉस्पिटल से, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। स्टूडेंट बोलता है समझ आ गया कि खुद अगर हॉस्पिटल खुद फूड दे रहा है किसको? उस पेशेंट को जो एडमिट है, और डॉक्टर ने बोला इसको भैया ये दलिया ही देना, इसको ये बस पपीते का जूस ही देना, और वो हॉस्पिटल खुद दे रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो एडमिट नहीं है, या फिर जो एडमिटेड वाले के साथ में जो अटेंडेंट वटेंडेंट आते हैं उनको अगर खाना दिया जा रहा है, वो टैक्सेबल। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर अगर हॉस्पिटल डॉक्टर्स को खाना दे रहा है या अपने स्टाफ को फूड दे रहा है, वो टैक्सेबल है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब क्लियर ये निकल के आया कि अगर हॉस्पिटल खाना दे रहा है, अगर हॉस्पिटल खाना दे रहा है किसको? पेशेंट एडमिटेड को, तो ही वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। सर इसका लॉजिक क्या है? क्यों बनाया गया ये लॉ? तो भाई ये आता है यार तुमको, कितनी बार तो पढ़ाया, आता है आपको। कैसे सर?
मैंने आपको क्या बोला था कि जब कभी दो सर्विस साथ में मिल जाए तो वो कंपोजिट हो जाती है। इवन आपका नेक्स्ट चैप्टर भी इसी के ऊपर है कि जब दो सर्विस आपकी मिल जाती हैं तो वो कंपोजिट हो जाती है। यहां पर मेन सर्विस क्या है? हेल्थ केयर सर्विस है। अब आप सपोज करिए कि कोई बंदा बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों एडमिट है? क्योंकि उसको हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है। उस हेल्थ केयर सर्विस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि हॉस्पिटल का खाना उसे दिया जाए। तो हॉस्पिटल का जो खाना मिल रहा है वो सेकेंडरी सर्विस है और वो इस मेन सर्विस से जुड़ी हुई सर्विस है। और क्योंकि ये मेन सर्विस एग्जेम्प्ट है तो वो सेकेंडरी भी एग्जेम्प्ट हो गई। अरे ये मेरी बात कंपोजिट बन गई ना ये, कि आज अगर मैं गया हॉस्पिटल में, मुझे एडमिट कर लिया गया और उन्होंने बोला कि सर अगर आपको सही होना है तो आपको यहाँ खाना खाना पड़ेगा, एकदम सिंपल वाला हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ेगा आपको। तो खाना खाना मेरी मजबूरी बन गई भाई, वो सेकेंडरी है। तो मेरे लिए तो हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो ये पोजिट बना दो इसको, ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है क्या डॉक्टर एडमिट है? नहीं, डॉक्टर चाहे कहीं भी खा सकता है, घर से खाकर आ जाए। तो उसको तो ये जो फूड की सर्विस दी जा रही है यही प्राइमरी सर्विस हो गई। या हॉस्पिटल के स्टाफ को जो खाने की सर्विस दी जा रही है वो प्राइमरी तो है, वो किसके साथ में कंपोजिट है? किसी के साथ में कंपोजिट नहीं है। या फिर कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो एडमिट नहीं है, घर पे जाके खा ले, बाहर किसी दूसरे जगह पर खा के आ जा, डोमिनोज में चला जा। बट तू हॉस्पिटल की कैंटीन से खा रहा है भैया, तू एडमिट नहीं है, तेरे ऊपर टैक्स लगेगा। कोई अटेंडेंट आ गया, वो बोलेगा मैं तो मेरे पेशेंट के साथ हूं। अरे तो पेशेंट के साथ है ना भाई, पेशेंट थोड़ी ना है तू खुद, तुझे थोड़ी ना हेल्थ केयर सर्विस मिल रही है। तो सिर्फ वो पेशेंट जो एडमिटेड है अगर उसको खाना मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा बाकी जिसको भी मिल रहा है वो टैक्सेबल है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सर फिर आपने यहां पर ये क्यों लिखवाया कि हॉस्पिटल खुद दे रहा है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल किसी से आउटसोर्स करवाता है। इन केस अगर हॉस्पिटल किसी से आउटसोर्स करवा रहा है फिर वो टैक्सेबल है, बात खत्म हो जाती है यहां। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन सर यहां पर आपने ये लिखा हुआ है फूड सप्लाइड बाय हॉस्पिटल, क्या ये जो आपने बातें बताई कि डॉक्टर को दिया जा रहा है, स्टाफ को दिया जा रहा है, ये टैक्सेबल है? ये आपने कहीं पर लिखा है? लिखा है मेरे भाई। सप्लाई ऑफ फूड टू डॉक्टर्स और स्टाफ टैक्सेबल है। मैंने ये भी लिखा है मेरे भाई, मैंने ये भी लिखा है कि सप्लाई ऑफ फूड बाय अ हॉस्पिटल टू पेशेंट्स, सप्लाई ऑफ फूड बाय अ हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड, जो एडमिट नहीं है, या फिर उनके अटेंडेंट्स को, विजिटर्स को, वो भी टैक्सेबल है। क्लियर हो गया? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, अब चलते हैं आगे। और कौन कौन सी ऐसी मेडिकल सर्विसेज हैं, और कौन कौन सी ऐसी मेडिकल सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं? ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। देखो हॉस्पिटल है तो उसमें वेस्ट तो आएगा ही। किस तरीके का? आप देखो ना, जैसे कितने सारे इंजेक्शन लगते हैं, उनकी सिरिंज हो गई, इंजेक्शन वाली बॉडी जो वो हो गई, कितने सारे आपके ये जो ये कॉटन वॉटन होता है उनके रैपर्स हो गए। आप देखिए हॉस्पिटल में जाओगे ना, जब आपको 5 से 6 कलर के अलग अलग डस्टबिन दिखाई देते हैं, एक व्हाइट कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है, और सबके अलग अलग पर्पज होते हैं, इसको इसमें डालोगे, उसको। हो सकता है वो सर्विस देते हो कि भैया ये वेस्ट यहाँ पर फेंका जाए, ये किया जाए, वो एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर है? अब उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि सर अभी तक आपने बोला हेल्थ केयर सर्विस, तो ये तो इंसानों को मिल रही थी। सर कभी कभी जानवर भी तो बीमार हो जाते हैं, तो जानवरों को भी तो हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है, जिसे हम वेटनरी क्लिनिक बोलते हैं। हाँ, वो भी एग्जाम्प्ट है, वो भी एग्जाम्प्ट है। अच्छा सर, बहुत बार आपने अभी अभी आपने बोला कि कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं, अगर वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर ये जो थेरेपी की सर्विस होती है, रिहैबिलिटेशन की सर्विस होती है, डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालना, ये भी भाई ये भी रिकॉग्नाइज्ड है, और अगर ऐसी कोई सर्विस है तो वो भी एग्जेम्प्ट मानी जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर रूम सर्विस दी जा रही है सर हॉस्पिटल के द्वारा, तो सबसे पहली बात तो
अगर नॉट एडमिटेड पेशेंट को दी जा रही है, टैक्सेबल है, भाई होटल में जाके रुक जा, या उनके अटेंडेंट्स को या विजिटर्स को, टैक्सेबल है। लेकिन सर अगर एडमिटेड पेशेंट को दी जा रही है, लेकिन सर अगर एडमिटेड पेशेंट्स को ये रूम की सर्विस दी जा रही है, तो उस केस में अगर रूम का किराया 5,000 रुपए तक है, अगर रूम का किराया 5,000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रूम का किराया 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल। स्टूडेंट बोलता अब आ गया सर समझ में। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि रूम की, अगर एक हॉस्पिटल रूम सर्विस दे रहा है अपने पेशेंट को और किराया अगर 5,000 रुपए तक है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन सर सोचो ना कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि आईसीयू में भर्ती है, इंटेंसिव केयर यूनिट, या सीसीयू में भर्ती है, क्रिटिकल केयर यूनिट, या आईसीसीयू में भर्ती है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, या फिर एनआईसीयू में भर्ती है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, सीरियस बहुत ज्यादा, और इसलिए उसको जो रूम में नहीं, उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, उसको सीसीयू में, तो उस वक्त वो एग्जेम्प्ट है, चाहे से उसका किराया कितना भी है। वो 5,000 की उस वक्त ये लिमिट नहीं देखी जाएगी, वो एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई। अब सर एक क्वेश्चन और आता है। मैंने कहा क्या क्वेश्चन आता है? बोले सर ऐसा होता है बहुत बार, मान के चलो किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आया और हॉस्पिटल बोला यार इस पेशेंट को सर्विस देने के लिए तो हमें किसी सीनियर डॉक्टर या सीनियर कंसल्टेंट को बुलाना पड़ेगा, तो बाहर से भी बुलाते हैं सीनियर कंसल्टेंट को। तो सोचो पहले अगर हॉस्पिटल आपसे सिर्फ 5,000 रुपए चार्ज करता आपके हेल्थ केयर सर्विस के, लेकिन वो बोला अब तो सीनियर कंसल्टेंट आ रहा है यार, उनका भी तो हिस्सा बनेगा, तो अब उसने 10,000 रुपए चार्ज करे, 10,000 रुपए चार्ज करे। हॉस्पिटल ने कितने रुपए चार्ज करे आपसे? 10,000। उसमें से 7,500 जो है वो दे दिए सीनियर कंसल्टेंट को, क्योंकि वो बंदा आया हॉस्पिटल में, पेशेंट को चेक करा, और 2,500 रुपए खुद रख लिए। और बेसिकली आप देखिए पेशेंट का और उस सीनियर कंसल्टेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ लेना देना नहीं है। पेशेंट किसके पास आया था? हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल वालों को ऐसा लगा यार इसको ऐसी बीमारी है, सीनियर कंसल्टेंट को बुला देते हैं, तो उन्होंने बुला दिया। हॉस्पिटल ने टोटल कितने रुपए चार्ज किए? 10,000। सपोज करो उसमें से 7,500 सीनियर कंसल्टेंट को दे दिए, सपोज करो 2,500 खुद अपने पास में रख लिए। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि इनमें से कौन से अमाउंट पर जीएसटी लगेगा? सर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई हॉस्पिटल खुद से हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, अगर कोई हॉस्पिटल किसी सीनियर कंसल्टेंट को बुला के दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। सीनियर कंसल्टेंट को बुला के दे रहा है, पैसा चार्ज कर रहा है 20,000 रुपए, उसमें से कुछ पैसा सीनियर कंसल्टेंट को दे दिया, थोड़ा बहुत अपने पास भी तो रखेगा ही ना भाई, फ्री में थोड़ी ना सर्विस दे देगा आपको। लेकिन सर पेशेंट का और सीनियर कंसल्टेंट का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा ना। आपको थोड़ी ना पता है कि सीनियर कंसल्टेंट को बुलाएगा हॉस्पिटल, उसको जो बेस्ट लगता है वो उसको बुलाएगा, उसको उसका पैसा देगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहां पर आ गए। नेक्स्ट आता है सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस। भैया सुनो, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस लग्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस कोई नेसेसिटी नहीं है। आज अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो बिना बालों की भी जिंदगी चलती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपके बाल उड़ गए तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, चलती है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो आप पैसा है आपके पास, आप लग्जरी सर्विस ले रहे हो, वो टैक्सेबल होता है बापू। यहां तक की बात समझ में आ गई। प्राणिक हेल्थ वाला हमने कर लिया, फूड वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स आईबीएफ की सर्विस देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सर ये क्या होता है? अरे आपने देखा होगा ना मूवीज, अगर आपने देखी हो जैसे गुड न्यूज मूवी, मैंने तो गुड न्यूज नहीं देखी, मिमी मूवीज मैंने जरूर देखी है। इसके अंदर होता है ना कि किसी का स्पर्म जो है वो एक लेडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, देन आईवीएफ के थ्रू जो बच्चा बर्थ होता है ना, वो अगर कोई हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। मुझे इस मूवी का नहीं पता क्या इस मूवी का भी कंसेप्ट यही है। मैंने गूगल पे सर्च किया था, मुझे ये मूवी मैंने देखी है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है। इस मूवी का मुझे कंफर्म नहीं था, बस मैंने गूगल पे टाइप किया था आईवीएफ रिलेटेड बॉलीवुड मूवी, उसमें ये भी आई थी, तो मैंने इसका पोस्टर यहाँ डाल दिया है। मुझे लेकिन पता नहीं है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने मूवी नहीं देखी। ये मैंने जरूर देखी है, ये आईवीएफ का कॉन्सेप्ट है। एक
फॉरेनर लोग होते हैं जिनको, ये फॉरेनर्स हैं जिनको इंडियन बच्चा चाहिए होता है, लेकिन बच्चा चाहिए होता है एक ऐसी महिला से जो हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है, सुंदर है, तो उन्हें ये दिखाई देती हैं कहीं पर डांस करती हुई, क्योंकि ये सुंदर हैं, हेल्थ वाइज अच्छी हैं, तो इनसे बात करती हैं, बात करते हैं, ये पैसा वैसा देते हैं, इसका स्पर्म इसके अंदर इंसर्ट होता है एंड आईवीएफ के थ्रू ये बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह की सर्विस अगर कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है दोस्तों। अच्छा सोचो सर, अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है, वो तो एग्जेम्प्ट है, वो तो आपने समझाया, वो हमें समझ में गया। अगर हेल्थ केयर सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विस दी जा रही है, दूसरी सर्विस, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना सर, एडवर्टाइजमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर ही दुकान रेंट पे दे दी, या फिर कोई कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ अदर सर्विस दे दी अदर देन हेल्थ केयर सर्विस, वो टैक्सेबल है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को पूरा समझ में आ गया। तो अभी तक सर आपने मुझे ये बता दिया हेल्थ केयर सर्विस कौन कौन सी हैं जो एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सी हैं जो टैक्सेबल है। सर क्या इससे रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन कर लेने चाहिए? जी हाँ, इससे रिलेटेड अब हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी हॉस्पिटल, ये तिरुपति के अंदर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है जो कि कार्डियक ट्रीटमेंट को, हार्ट वार्ट की डिजीजेस को वो देखता है। इस हॉस्पिटल की खुद की हैज इट्स ओन कैंटीन, हॉस्पिटल की खुद की कैंटीन है, कैंटीन का नाम है हेल्दी फूड्स। और ये जो हॉस्पिटल की कैंटीन है, ये वहां के इन पेशेंट, इन पेशेंट का मतलब होता है एडमिटेड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एडमिटेड पेशेंट लिखा हुआ ना मिले और इन पेशेंट मिल जाए, तो समझ लीजिएगा वो एडमिटेड पेशेंट की बात कर रहा है। तो ये जो बालाजी हॉस्पिटल की खुद की क्या है, कैंटीन है, और वो इन पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट्स को फूड सर्विस दे रही है। उसके अलावा वो बोल रही है कि ऐसे पेशेंट जो एडमिटेड नहीं है और अटेंडेंट और विजिटर्स को भी दी जा रही है, तो इसमें से क्या टैक्सेबल है क्या? तो आप लिखोगे भैया जो इन पेशेंट को दी जा रही है वो तो टैक्सेबल नहीं है, और जो नॉट एडमिटेड पेशेंट्स हैं या विजिटर्स हैं उनके लिए वो टैक्सेबल है। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कुछ सर्विसेज दी गई है, बतानी है आपको कौन सी टैक्सेबल है कौन सी एग्जेम्प्ट है। पहला, पैलिएटिव केयर दी जा रही है टर्मिनली इल पेशेंट को, तो हमें पता है ये तो भाई साहब एग्जेम्प्ट होती है, पढ़ लिया था हमने। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉल्ड ब्लड बैंक यूनिट ऑफ द नर्सिंग होम बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, आप अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा, अगर बाई चांस ये एग्जेम्प्ट लिखी हो तो इसे टैक्सेबल कर दीजिएगा। मैं पढ़ा चुका हूं, ये टैक्सेबल है, पहले कभी एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब इसे टैक्सेबल कर दिया गया है। तो नोट्स में चेक कर लीजिए, अगर आपके नोट्स में ये क्वेश्चन जो आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, अगर उसमें ये एग्जेम्प्ट है तो प्लीज उसे टैक्सेबल कर लें आप। थर्ड बोल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, अभी अभी बताया मैंने, लग्जरी है और ये टैक्सेबल है। एम्बुलेंस सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। नेचुरोपैथी रिकॉग्नाइज्ड है, एग्जेम्प्ट होती है। प्लास्टिक सर्जरी दी जा रही है बच्चे को उसकी एनाटॉमी को रिस्टोर करने के लिए, एग्जेम्प्ट है। प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट, मैंने बोला था प्राणिक, खुद से सेल्फ हील करना, रेकी जिसे बोलते हैं, वो टैक्सेबल है। मॉर्चुरी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? तो अब आप काउंट कर लीजिए कौन कौन सी सर्विस टैक्सेबल है। ये तो एग्जेम्प्ट थी, एक तो ये टैक्सेबल है, एक ये टैक्सेबल है, और एक ये टैक्सेबल है। इसे आप जोड़ लें, शायद ये आना चाहिए, ऐड करने के बाद टोटल इतना जो वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाई की वो ये है 18% जीएसटी, 43,92,000 आना चाहिए इसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था, रिपीटेड है, कि एक वेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर, ये हॉस्पिटल है, उसकी खुद की कैंटीन है, और वो अपनी कैंटीन में उनको भी खाना दे रहा है जो इन पेशेंट है एडमिटेड, और उनको भी दे रहा है जो एडमिटेड नहीं है। तो सर इन पेशेंट वाले के लिए तो एग्जेम्प्ट है और इनके लिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट में समझा देता हूं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को सर्विस देने के लिए बाहर से कंसल्टेंट को बुलाया गया, सीनियर कंसल्टेंट को बुलाया गया, और सपोज कीजिए कि 10,000 रुपया लिया गया, तो सीनियर कंसल्टेंट को सपोज करो 7, 7,500 रुपया दिया, बाकी का खुद हॉस्पिटल ने रख लिया।
और हॉस्पिटल इन दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहा है, तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट बोला कि आप तो गलत कर रहे हो, आपने दिया है कंसल्टेंट को 7,500, लिया था 10,000, 2,500 अपनी जेब में रख लिया, और जीएसटी किसी पर, दोनों में से किसी अमाउंट पे नहीं लगा रहे हो। आपका पेशेंट जो है वो उस कंसल्टेंट को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप बताइए डिपार्टमेंट सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आंसर होगा डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑब्वियस बात है ना, सीनियर कंसल्टेंट को बुलाते हैं हॉस्पिटल्स और उनका भी फीस लेते हैं, अपना भी कुछ कमीशन लेते हैं, और दोनों जीएसटी के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं क्योंकि वो प्योरली हेल्थ केयर सर्विस। नेक्स्ट आ जाता है, कुछ इसमें एंट्रीज दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सा टैक्सेबल है कौन सा एग्जेम्प्ट है। सबसे पहले बोल रहा है रूम्स प्रोवाइडेड टू दी इन पेशेंट, जहां पर चार्ज 6,500, हमने बोला था 5,000 रुपए तक का अगर चार्ज है रूम का तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाता है। नॉट एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल। सेकंड आ जाता है प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है एक न्यू बॉर्न बेबी की, क्योंकि उसका होठ कटा हुआ निकला था, तो उसको सही करने के लिए, तो वो तो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आ जाता है एयर एम्बुलेंस सर्विस, मैंने बोला था एम्बुलेंस चाहे बाय रोड हो चाहे एयर एम्बुलेंस हो, दोनों ही एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट सप्लाई ऑफ फूड टू द इन पेशेंट, इन पेशेंट को अगर दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बोला गया है कि हॉस्पिटल जो है वो खुद के कैंटीन से दे रहा है, नथिंग इज आउटसोर्स्ड, बाहर से किसी थर्ड पर्सन से खाना नहीं मंगवाया गया है, हॉस्पिटल खुद अपनी कैंटीन से दे रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, इन पेशेंट को मतलब जो एडमिटेड है उनको दे रहा है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, एग्जाम्प्ट है। होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट, मैंने आपको बोला था होम्योपैथिक जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है और वो एग्जाम्प्ट मानी जाती है। क्लियर ये चीज यहां तक? इसमें एक और, अच्छा, इसमें एक और ऐड कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, ये कि ये सर्विस और दी जा रही है कोड ब्लड बैंक प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, तो यहां पर आप 6th पॉइंट बनाकर लिख लें टैक्सेबल है। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है? और यहां पर हमारा जो हेल्थ केयर सर्विस है वो खत्म होता है। हमने 110% यहां तक हेल्थ केयर सर्विस को पढ़ लिया। बच्चों अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं ना, उससे पहले मैं बच्चों को एक सलाह दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? उससे पहले मैं बच्चों को ये सलाह दे देता हूँ कि यहाँ तक हमने जो सर्विसेज पढ़ी वो आपको मस्त समझ में आई, और यहाँ तक अभी तक हमने जितनी सर्विसेज पढ़ी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन आया ही आया है। लेकिन अब जो हम सर्विस पढ़ेंगे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं सलाह ये दे देता हूं कि देखो आपके कोर्स में ना आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। एक चैप्टर मिलेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। अगर कोई बच्चा यहां पर ये चैप्टर रोक दे, अभी आज सर अभी इस क्लास तक जितना आपने पढ़ाया यहां तक मैंने पढ़ लिया, अब मैं एक बार RCM चैप्टर पढ़ूंगा और फिर मैं वापस आऊंगा और नेक्स्ट क्लास देखूंगा एग्जाम्शन की, तो बहुत अच्छी बात होती है, उसका फायदा हो जाता है। और एक और चैप्टर होता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर क्या ऐसा जरूरी है कि अभी हम इस चैप्टर को यहीं रोक दें और पहले RCM और रजिस्ट्रेशन चैप्टर को पढ़ें फिर दोबारा यहां पर आए? जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले RCM और रजिस्ट्रेशन का इस एग्जाम्शन चैप्टर में जहां जहां रिलेशन आने वाला है मैं उसका बेसिक आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने RCM और रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो बच्चों मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहां तक एक बार आप लोग हमने जितना पढ़ा उसे रिवाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों।